आज हम बात करेंगे ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ये है SSC CIPF ASI और दिल्ली पुलिस SI की परीक्षा का है। इसका हम इंग्लिश पार्ट मैं आपको समझाऊंगा कि हम इंग्लिश पार्ट से हम जो खासकर यूपी मुजफ्फरनगर जो बागपती साइड का होता है, ये मैथ्स में तो ठीक होता है, लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर ये डरते हैं, घबराते हैं मतलब इंग्लिश से ऐसा। और इसलिए ये मैं भी अभी तक इसी में शामिल था। हम क्या करते हैं, बच्चों के इंग्लिश की पूर्ति मैथ से करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि एग्जामिनर ने किसी सोच से उसमें इंग्लिश पार्ट डाला हुआ है और आप इंग्लिश पार्ट की पूर्ति मैथ से करने की कोशिश करते हो, तो आपका मैंने देखा है कि हमारा नंबर इसी कारण नहीं आ पाता। हम पूरी मेहनत उसके ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, उनमें जो अदर पार्ट है जिसके मिनिमम 8-9 ही क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूरा टाइम खपा देते हैं, लेकिन इंग्लिश से इतना घबराते हैं कि उसके जो सिंपल जो पार्ट है उसको भी छोड़ के आ जाता है। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हर बार ये देखा है मैंने कि एक ना एक पार्ट्स जब जो भी एग्जामिनर है वो बनाता है उसको एग्ज़ाम को, वो प्रत्येक जो ये आपकी पाली होती है, मतलब फर्स्ट पाली का द्वितीय पाली, तृतीय पाली या डेट वाइज जो होता है, वो हर एक उसमें एक पार्ट को क्या होता है बहुत टफ दे देता है और एक पार्ट को सिंपल रखता है एवरेज करने के लिए। अब सोचो कि आप रीजनिंग को सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ रीजनिंग में, और रीजनिंग पार्ट को इतना टफ या लेंथी दे देगा जो बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें सारा टाइम उसी में खपा के आ जाओगे। और इंग्लिश बहुत सिंपल सी दी होगी उसने, और इंग्लिश से आप पढ़ते नहीं हो, इंग्लिश से आप डर के आ जाते हो, तो आपका नंबर नहीं आएगा। आप मैथ से औसतन दे देगा, इंग्लिश उसमें मतलब बिल्कुल सिंपल दे देगा, और वो जो जीके है, जीके का भी पार्ट्स औसतन दे देगा। वो मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि हम जो है ऐसा करते हैं कि इंग्लिश से घबरा कर सारा टाइम जो है मैथ, रीजनिंग, जीके में दे देते हैं, जो कि गलत है। प्रत्येक पार्ट का के जो एग्जामिनर का जो पेपर बनाने का तरीका होता है, प्रत्येक पार्ट में कुछ सरल पार्ट होता है, कुछ हार्ड होता है, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो उनके आप ये मान के चलो, जैसे 50 क्वेश्चन का एक पार्ट है, 200 क्वेश्चन का कंप्लीट पेपर है, प्रत्येक पार्ट 50-50 क्वेश्चन का है। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए कि आप मान के चलो 30 क्वेश्चन जो वो है प्रत्येक पार्ट में इजी देगा, और 20 क्वेश्चन ऐसे देगा कि आप उनको मतलब इतना टाइम खपा दोगे उनमें कि आप मतलब जो बाकी के उन 20 को करने में बाकी के 30 छोड़ के आ जाओगे आप। तो आपको मैंने अपने साइड वालों को खासकर ये देखा है कि ये क्या करते हैं कि उन 20 के या 10 के चक्कर में इंग्लिश के 30 या 40 नंबर छोड़ के आ जाते हैं, जो कि बहुत मतलब बच्चों की ज़िंदगियां ख़राब कर चुकी है। ये चीज़ें बाद में रियलाइज होता है जब समय को ख़त्म हो चुका होता है। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि जितना टाइम आप मैथ्स में अदर चीज़ में दे रहे हो, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें दे रहे हो, उनकी जो सिंपल चीज़ है वे करो। हर एक सब्जेक्ट की सीमाएं अनंत है, हर एक सब्जेक्ट की सीमाएं अनंत होती है। आप उस पे 100% पार नहीं पा सकते। आपको यहाँ को एग्जामिनर को चैलेंज करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर सकते होते तो आप समझो इस चीज़ को कि मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट की सीमाएं अनंत होती है।
इसीलिए उसमें उसमें MA BA MA MSc PhD MPhil डॉक्टरेट, मतलब आप इतनी सारी चीज़ें होती है कि आप उसमें किसी को परास्त करने के किसी भी सब्जेक्ट में मत सोचो। हमें नंबर लेना है, हमें एग्ज़ाम में, हमें बच्चों एग्ज़ाम में हमारा मतलब सिलेक्शन करना है, हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप सिर्फ सर मारते रह जाओगे उसमें और आपका नंबर कभी नहीं आएगा। पेपर का सिलेबस पढ़ो और सिलेबस का पता चलेगा आपको जब आप पेपर सेट निकालोगे। पेपर सेट जब तक नहीं निकालोगे आपको सिलेबस का पता नहीं चलेगा क्या आ रहा है। आप ऐसे ही मैथ निकालते रहो, पता नहीं किस किस तरह के मैथ पढ़ोगे, किस किस तरह की बुकें पढ़ोगे। मार्केट में दुनिया भर की बुकें है, नई खरीद के लाओगे, घूमते रहोगे इधर से उधर। कोई शॉर्टकट बता देगा, कोई लॉन्ग कट बता देगा, कोई ये बता देगा, कोई वो बता देगा, हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट बता देगा, तुम्हारे याद नहीं रहने का। तुम मतलब ऐसे हो जाओगे कि तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आ रहा। इतनी भ्रमित करने वाली चीजें हैं को मार्केट में, दुकानों पे आप समझ नहीं सकते। अलग अलग तरीके से पता नहीं कौन क्या क्या बता रहा है, समझ ही नहीं आ रही चीजें। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट निकालो, उससे आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में क्या आना है। जो एग्जाम में आना है आप दिमाग जो है वो नेचुरली ही वे ही चीज़ें पकड़ेगा और उन प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको वो जो मार्केट से आप दुनिया भर की बुकें उठा के लाए हैं उनमें से पढ़ना क्या है। सारी नहीं पढ़नी होती। किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करने की कोशिश मत करो। सोचो अगर वही सब्जेक्ट का पार्ट उसने आपको हार्ड दे दिया तो आपका वो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों में मेहनत करो, चारों की ही सीमाएं अनंत है। इसीलिए चारों में ही अलग अलग पार्ट्स में मेहनत करो ताकि एक पार्ट क्या हो कि हार्ड भी आ जाए तो हमें उसके जो सिंपल क्वेश्चन है उनको निकाल के उसे छोड़ दे। वहां पे दावा करके मत बैठो उस पे। हर एक क्वेश्चन का आप मान के चलो, हर एक क्वेश्चन को कुछ टाइम है, होता हो ठीक है, नहीं आगे चलो। स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में मुझे इंग्लिश में 20 मिनट देनी है, जीके में 20 मिनट देनी है, आपके रीजनिंग को 40 मिनट देनी है और मैथ्स को 50 मिनट देनी है। तो आप देखोगे 50 40 90 20 110 और 20 130 और मिनट कुल कितनी है? मिनट है आपके पास में 2 घंटे 120 मिनट है। तो 50 40 90 20 110 और ये 110, ये भी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे 40 मिनट हम इनको देंगे, 40 मिनट मैथ को रीजनिंग को देंगे, 20 मिनट आप जीके को दो और जीके में से इतनी फास्ट निकलो, चीज़ें 2 दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, या तो आती है या नहीं आती है। डाउट में मत रहो, आती है या नहीं आती है। आती है तो लगाओ, नहीं आती है तो छोड़ दो। उसमें से जितना टाइम आपका बच जाए उसे इंग्लिश में देने की कोशिश करो। इंग्लिश के 20 मिनट है, 20 मिनट में आप अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इन 20 मिनट इंग्लिश के और आपके 20 में से 20 भी इंग्लिश में है, 20 मिनट भी आपने इंग्लिश में दे दिया और 5-7 मिनट आपने जीके में से भी बचा लिए, तो आप 25 मिनट में पूरी इंग्लिश में को निकल सकते हो। उसमें मैं आपको बताता हूँ। ये आपका देखो इंग्लिश पार्ट है, ये इंग्लिश पार्ट है इसका। इसमें देखो आप 1 नंबर सिनोनिम का हो गया, एंटोनिम सिनोनिम, एम्प्लीफाई का सिनोनिम क्या होगा, इसका मैग्नीफाई। अच्छा, इसमें सब्स्टिट्यूट का हो गया एक क्वेश्चन। अब ये देखो फिर सब्स्टिट्यूट को भरना है इसमें। फिर एक क्वेश्चन आ गया आपका आइडम फ्रेज का।
फिर एक क्वेश्चन आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। फिर एक क्वेश्चन आ गया आपका, फिर वो सिनोनिम्स का आ गया, 2 क्वेश्चन हो गए सिनोनिम्स के। फिर आपका आ गया एरर का। एरर में आप देखोगे कि फिर आगे क्वेश्चन आ गया सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो वही ब्लैंक फिल करने का। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट का हो गया। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ये वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड, ये हो गया गलत स्पेलिंग वाला वर्ड। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकली एरर, जो ग्रामेटिकली एरर है उसका हो गया ये हो गया। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकली एरर के हो गए 2 क्वेश्चन। और इसमें देखो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no ये substitution required, इसमें भी substitute भरना है। अच्छा जी, ये substitute का मतलब है कि मतलब इसके स्थान पर क्या रखें इन ऑप्शन में से जो ठीक हो जाइए। select the most appropriate meaning of the underlined item in the given sentence। अच्छा, ये item हो गया, item phrase हो गए। अच्छा, और इसमें सेलेक्ट द एंटोनिम, ये एंटोनिम हो गया। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ये हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम का हो गया, आइटम फ्रेज का। तो फिर नीचे देखो सेलेक्ट द आइटम फ्रेज हो गए ये। फिर नीचे आ गया सिनोनिम, देखो फिर सिनोनिम हो गया, फिर एंटोनिम हो गया, फिर एंटोनिम हो गया। और सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, वो सब्स्टिट्यूट का हो गया। रोंगली स्पेल्ट का हो गया। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन देखो 174 से लेके ये आपको अनसीन पैसेज का होता है। ये कोई पैरा दे देगा आपको, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच नंबर, ये खाली जगह दे दी है, खाली जगह भरनी है। ये 5 क्वेश्चन ये हो गए। और ये यहाँ पे हो गया। फिर आगे सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड हो गया, वर्ड हो गया। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड हो गया। ये इसके ये 4 क्वेश्चन हो गए। बीच में भी कई क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी लगभग आप मान के चलो कि ये इसके रोंगली स्पेल्ड वर्ड के हो गए 9-10 क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से। फिर 5 क्वेश्चन ये हो गए अनसीन पैसेज के हो गए 5 क्वेश्चन। फिर यही रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन आफ्टर इट। फिर ये पूरा का पूरा पैसेज दे दिया इसने, ये पूरा पैसेज ये पूरा का पूरा ये हमको एक उसने पैसेज दे दिया। और इसके ये क्वेश्चन दे दिए 1 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन इसमें है ये। तो 10 क्वेश्चन हो गए अनसीन पैसेज के। और ये हो गया। फिर सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। अच्छा, ये हो गया सेलेक्ट द विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन, वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स। सेलेक्ट द सिनोनिम, फिर सिनोनिम हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इन द अंडरलाइन आइटम हो गया। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है, इसमें आप देखोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें है। इसमें है आइटम फ्रेज, अनसीन पैसेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और
इन सब को आप देखोगे, ये सारी जो चीज़ें है इनका सिर्फ एक ही मतलब है एग्जामिनर का, कि मेरे हिसाब से एग्जामिनर का उसमें सिर्फ एक ही मतलब है कि वो आपसे जानना चाह रहा है कि आप क्या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, क्या उसे समझ सकते हो। वो सिर्फ इतनी बात है, वो उसका मतलब इससे आपको वो ये नहीं जान सकता कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, वो इससे सिर्फ ये जानना चाहता है क्या आप इंग्लिश समझ सकते हो। वो यही जानना चाहता है कि क्या आप इंग्लिश समझ सकते हो। उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि मतलब तुम्हें ग्रामर कंप्लीट रूप से आती है या नहीं आती है, क्या 5 क्वेश्चन एरर देके क्या वो आपसे ये जान सकता है कि मतलब कि क्या आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। 5 क्वेश्चन उससे सिर्फ वो आपसे यही जानना चाह रहा है क्या आपको इंग्लिश समझ आती है या नहीं आती है। ग्रामर में तुम एक्सपर्ट हो ये चीज़ नहीं बता सकते आप 5 क्वेश्चन एरर के देके, 5 क्वेश्चन एडम फ्रेज के देके और 5 पैसेज अनसीन के देके। एक्सपर्ट नहीं पूछ रहा है, वो आपको पूछ रहा है कि आपको क्या इंग्लिश समझ में आती है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारी मतलब बुकें उठा लेंगे, उनको लग जाएंगे कोचिंग सेंटरों में, पता नहीं क्या क्या पढ़ा दे। मेरा ये मानना है बिना दिमाग पे जोर दिए, बिना कुछ भी किए, आपको सिर्फ सुबह न्यूज़पेपर लो इंग्लिश का और वो पढ़ो, उसमें सारी चीजें हैं। ये जो अनसीन के 10 क्वेश्चन है ये वही है। देखो इसमें क्या है, वही न्यूज़पेपर है। व्हाट इज द वर्ड स्काउट मीन्स during a war a soldier is chosen to go of an army in order to out where the enemy is he then। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना जानते हो, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सिर्फ वो एक पैसेज है न्यूज़पेपर का, एक पैरा है, सेम वही न्यूज़पेपर का ये पैरा है, सेम वही न्यूज़पेपर का ये पैरा है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसको न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को कभी हिंदी लिख के नहीं देनी पड़ती, वो सिर्फ पढ़ते ही बता देता है कि इसमें कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे। ये जो सारी चीजें आइडम फ्रेज एंटोनिम सिनोनिम, आइडम फ्रेज एंटोनिम सिनोनिम के लिए एसपी बख्शी की एक बुक लो और उनको रट दो सबको। एक बुक है उसमें मुश्किल से 20 नहीं 50 पेज मान लो, 50 पेज एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के है, और उसमें से आते हो ठीक है, नहीं आते हो तो ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ पेपर पढ़ो। 10 क्वेश्चन आपको पैसेज अनसीन के ये हो गए, 10 क्वेश्चन ये हो गए, और एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जब आप एसपी बख्शी की वो बुक याद करोगे, उसमें से आप देखोगे कि कुछ आप ये पेपर सेट निकालोगे, कुछ एसपी बख्शी की वो याद करोगे, उस एक बुक को रट दो, उसमें से आप देखोगे कुछ नहीं बचता मुझे जहाँ तक किया। इसमें से आप 10 क्वेश्चन ये हो गए, और मान लो 10 क्वेश्चन इसमें से ये पैसेज अनसीन का हो गया 10 तो, और 10 ही क्वेश्चन इसमें और अलग अलग फिलअप के भी हैं, जैसे बीच में भी आया है कई जगह मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग एक दो क्वेश्चन अलग अलग फिलअप किया, तो 30 क्वेश्चन ये हो गए। 10 क्वेश्चन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम फ्रेज के तो 5 के 5 मिलते हैं। आइडम फ्रेज है ही कुछ नहीं है यार, आइडम फ्रेज है क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एक आइडम फ्रेज है, आइडम फ्रेज है जैसे लोकोक्ति और मुहावरे बोलते हैं हिंदी में इसको, लोकोक्ति और मुहावरे। जैसे ये है एक आइडम है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडम इन द गिवन सेंटेंस। ए फ्रेंड इज नो फ्रेंड इफ ही लीव यू इन द लर्च। लर्च मतलब होता है वो मित्र, कोई मित्र नहीं है जो आपको खतरे में छोड़ के चला जाए। लर्च यानी दुविधा में, लिव यू इन द लर्च। तो आइडम इसमें से 4 हम लिव यू वंस ओवन वर्क नहीं, अपने काम में छोड़ के चले जाए। टेक एडवांटेज ऑफ समवन नहीं, मैं के फुल ऑफ समवन, किसी को मूर्ख बनाना नहीं। लीव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, आपको जहाँ आप किसी से सहायता ही ना मांगने लायक हो और वो फ्रेंड आपको ऐसी जगह छोड़ के चले जाए,
हाँ, ये मीनिंग है इसका। तो ये लोकोक्ति और मुहावरे हैं, आप एसपी बख्शी से याद करोगे मुश्किल से ये उसमें 3-4 पेज है, 4-5 मान लो फ्रेजल वर्ग सब मिलते हैं। बहुत कम चांसेस है कि उसमें से नहीं मिलते। और मेरा मानना है कि उस बुक को याद करने पे, और न्यूज़पेपर लगातार पढ़ो। न्यूज़पेपर तो सुबह आओ, परमानेंट आने दो। आपका छोटा भाई पढ़ेगा, आपका बड़ा भाई पढ़ेगा, आपने एक हेडलाइन भी उसमें से पढ़ ली तो आप ये मानो कि आपका कुछ न कुछ आपने उसमें से गेन किया है। जरूरी नहीं है पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना। आप न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है वो चीज मैं बता रहा हूं। न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है वही चीज मैं अब बताने जा रहा हूं। ये हमारा न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर है। ये जो बिगिनर है उनके लिए खासकर बता रहा हूं मैं। चाइना इंडल्ज इन ग्रेव प्रोवोकेशन, ट्राइड टू इंटिमिडेट आवर ट्रूप्स आर्मी। आपको अगर हम शुरू में हैं तो हमें किन चीज़ों का नहीं पता लगेगा, हमें ग्रेव का नहीं पता लगेगा। प्रोवोकेशन मतलब भड़काना होता है, इंटिमिडेट आवर ट्रूप। अच्छा, इंडल्ज ये हो गया। जो शब्द आपको नहीं पता उन पर निशान लगाते जाओ। मीनिंग आता है या नहीं आता है वो चीज़ मायने नहीं करती है। आपको ये है कि बिना मीनिंग के पढ़ते जाओ। अच्छा, पीएलए की जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें आपकी करंट अफेयर, इसमें आपकी हिस्ट्री, इसमें मतलब आप इंग्लिश, आपकी ग्रामर, सब चीज़ आती है इसमें। पढ़ना तो शुरू करो मेरे यार, पढ़ना शुरू करो, आप देखोगे चेंजेस कितने होते हैं इसमें। इंडिया सेज पीएलए एक्टेड अग्रेसिवली शॉट फायर फर्स्ट टाइम ऑन एलएसी इन 45 ईयर्स। न्यूज हिंदी की सुनो, हिंदी की न्यूज़ सुनने पे आपको इसमें से आइडिया लग जाएगा। न्यूज पे जो एग्जामिनर का मतलब है, एग्जामिनर चाहता है कि क्या आप न्यूज़पेपर समझ सकते हो, क्या इंग्लिश में कोई चीज़ आपके सामने है वो आप समझ सकते हो। आप समझो इस चीज़ को कि इंग्लिश और हिंदी भाषा है दूसरे को अपनी बात समझाने की, और वो हर आदमी अपनी भाषा में इतना एक्सपर्ट हो सकता है कि कम वर्ड बोल के भी वो ज़्यादा समझा सकता है सामने वाले को। तो आप ग्रामर पे मत जाओ कि बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट ही हो वो चीज़ें, हाँ, लेकिन ये हो कि सामने वाला जो कह रहा है वो आप समझ जाओ क्या कह रहा है सामने वाला, ये देखना है। इंडियन आर्मी हैज नोट ट्रांसग्रेस्ड एलएसी एट एनी स्टेज। ये पहला ये पढ़ते हैं। देखो, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसके लिए आपको करना क्या है। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, एक गूगल ट्रांसलेट होता है वो आप डाउनलोड करो, और वहाँ पे डाउनलोड करने पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चीज़ आप फर्स्ट में सिर्फ ये फर्स्ट पेज पढ़ना शुरू करो। ये जो फर्स्ट पेज है ये पढ़ना शुरू करो। आप सिर्फ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मत पढ़ो। फर्स्ट पेज लिया, जो जिन शब्दों का आपको पता नहीं लग रहा उन पर निशान लगाते जाओ। फर्स्ट पेज ये पढ़ो। अगर फर्स्ट पहली जो न्यूज़ आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद में जब तक आप इसमें स्पीड नहीं आती, अगर आपके पास में टाइम हो तो इससे नेक्स्ट पेज पे निशान लगा के वो पढ़ लो। अगर टाइम नहीं है तो शुरू में इतना ही पढ़ो, डेली इतना पढ़ो, उन पे निशान लगा लो जो चीज़ें आपकी समझ नहीं आ रही है। गूगल ट्रांसलेट पे जाओ, मैं आपको वहाँ पे जाके आप जो चीज़ें जिनका मीनिंग आपको नहीं पता उसको उसमें टाइप करो, और उसमें आप इनका मीनिंग देख के इनको समझो मीनिंग को। ग्रामर जब आप मीनिंग समझोगे तो ग्रामर ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी आपको। जब आपको पढ़ते साल भर हो जाएगा, आप ऑटोमेटिक देखोगे कि आपको चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश करोगे, चीज़ों के अंदर घुसने की कोशिश करोगे। जैसे ये है ऑलरेडी ट्रांस मिलिट्री कॉन्फेडरेशन इन ईस्टर्न लद्दाख हैज टेकन। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, और जब आपको बहुत लंबा टाइम पढ़ते हो जाएगा तो आप समझ सकोगे कि यहाँ पे कहाँ पे इसमें कौन सा टेंस आ गया है, कहाँ पे इसमें इन्फिनिटिव आया है, कहाँ पे जिरंड आया है, कहाँ पे पार्टिसिपल आया है,
कहाँ कौन सा सेंटेंस का इसमें यूज हुआ है, जब आपको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे आपको धीरे धीरे अंदर भी घुसना शुरू करोगे। शुरू में सिर्फ इसका मीनिंग समझो। देखो अगर आप इतना भी इंडिया सेज, जब इंडिया सेज आप पढ़ोगे तो इसका मतलब ये तो होने का नहीं कि इंडिया भागता है, यही होगा कि इंडिया कहता है। भाई इंडिया सेज, इसमें कुछ भी ग्रामर मत लगाओ, अब सिर्फ इतना पढ़ो, इंडिया सेज शब्दों का अर्थ जोड़ो बस। इंडिया सेज भारत कहता है, PLA पीपल लिबरेशन आर्मी, इसकी हमें इंग्लिश पता लग गई, कहीं ये आ गया तो ये इसका हम लिख सकते हैं एक्टेड एग्रेसिवली, उत्तेजित रूप से कार्य किया। एक्टेड मतलब कार्य किया। सोर्स फायर फर्स्ट टाइम ऑन LAC इन 45 ईयर्स, पहली बार LAC पर 45 वर्षों में गोली चली। ठीक है, तो ये अब सोर्स माने चली, फायर्ड सोर्स, सॉरी ये आपकी गोली हो गई, फायर्ड मतलब चलाई, फर्स्ट टाइम पहली बार, ऑन LAC इन, सिर्फ शब्दों को जोड़ लो। क्या करना है ग्रामर का, शब्द जोड़ो, अर्थ समझो, बात खत्म। आप जब कुछ लंबा टाइम हो जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते, आप देखोगे अंदर घुसना शुरू कर दोगे आप इसमें। पहले मोटी चीजें पढ़ो। इंडियन सोल्जर डिटेक्टेड 40 PLA ट्रूप्स आर्म्ड विद राइफल्स, इंडियन सोल्जर, भारतीय सोल्जरों ने 40 PLA ट्रूप्स को राइफल के साथ में डिटेक्ट किया। स्पेयर एंड मैचेज अग्रेसिवली अप्रोचिंग इंडियन पोस्ट एट, ये मुखपरी टॉप्स एट इतने उनमें। आप देखोगे कि मुझे हिंदी ऑटोमेटिक दिमाग में कन्वर्ट हो जाती है, और हिंदी जरूरी नहीं है कि मैं इसमें हिंदी बनाकर, इसको आपको समझाने के लिए हिंदी बनाकर बता रहा हूँ, नहीं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि दिमाग में समझ आता जाता है हाँ ये है, लेकिन आप हिंदी भी नहीं बना सकते। आप हिंदी बना के बताने में समय लगेगा, लेकिन आप दिमाग में समझ आ जाता है हाँ इसका मीनिंग ये हो गया। इंडियन सोल्जर used flood delight and megaphones to warn the PLA troops। मतलब भारतीय सोल्जर ने क्या किया, यूज मतलब प्रयोग किया, कुछ माइक वगैरह थे जो उन्हें बताने के लिए, लाउड स्पीकर वगैरह उन्हें बोलने के लिए, हु देम फायर्ड, जिन्होंने जैसे उनको कहना शुरू किया कि यहाँ से चले जाओगे नहीं तो ये हो जाएगा, तो उन्होंने 10-20 फायर कर दी। तो ये चीजें मतलब इसमें ग्रामर का है, चीज को समझो। हमें ग्रामर की जरूरत नहीं है। कौन आपको पेपर ले रहा है, आपको एग्जामिनर का मतलब है क्या आप इसको समझ सकते हो। जब इसको समझोगे तो जो 10 क्वेश्चन है अनसीन पैसेज के, वो सिर्फ समझने के ही है। वो जो फिलअप करा रहा है वो समझने के ही है, फिलअप के ही है। सिर्फ एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं भर पाओगे, अगर पढ़ रहे हो तो भर दोगे, क्योंकि अगर आप ये समझ जाओगे तो अनसीन पैसेज भी समझ जाओगे। और इसमें जैसे ही आप ये इसको आप परमानेंट लागू करोगे तो आप देखोगे कि आप जो वो ये दे रहा है ना कि स्पेल करेक्टली, वो आप बार बार इनको देखोगे, बार बार देखोगे तो अग्रेसिवली वहां पे आ जाओगे, आप डायरेक्ट स्पेलिंग करेक्ट कर दोगे उसकी। कमांडर आएगा, इसमें आर्मी की बात चल रही है, कमांडर भी आएगा, इसमें जनरल भी आएगा, कर्नल भी आएगा, इसमें कर्नल की स्पेलिंग भी आएगी जो कि बहुत जरूरी है। कर्नल की स्पेलिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग बहुत बार आती है एग्जाम में। तो इसमें सारी चीजें आपकी आती है, बार बार। तो इसमें आपकी जीके भी आ रही है, करंट भी आ रही है, आपको बाद में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इंग्लिश भी आप इससे सीख रहे हो, इसमें आपको वर्ड भी सीख रहे हो, आइटम फ्रेज भी इसमें बीच बीच में आएंगे, आइटम फ्रेज भी आएंगे, वन सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे इसमें बीच बीच में, सारी चीजें आती है इसमें। तो इसको कंटिन्यू करो। सिर्फ एग्जामिनर का मतलब है, मैं फिर बता दूं आपको, आपके जो वो पेपर है, पेपर में सिर्फ वो इतनी बात जानना चाह रहा है कि आप इंग्लिश पेपर पढ़ सकते हो, उसे समझ सकते हो या नहीं समझ सकते, बात खत्म। वो इतना ही आइडिया है। वो जो एरर है, एरर का मतलब है सेंटेंस में एरर ढूंढना, वो भी यही है। आप जब इसको कंटिन्यू करोगे, साल करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, तो ऑटोमेटिक दिमाग जो है ढूंढना शुरू कर देगा कि इसमें भाई ही के साथ में आर कैसे आ गया, ये जाना चाहिए। यहाँ तो हैज के साथ
वी के साथ में हैज कैसे आ गया, हैव आना चाहिए। ये एक्टिव है या पैसिव है, इसमें ये कंडीशनल है, सब्जेक्ट कंडीशनल वाक्य है। इसमें वुड क्यों आया, कुड आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जब इसको कंटिन्यू करोगे ऑटोमेटिक दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। आपको पता लगने लगेगा कि जब इसका मीनिंग ये हुआ तो हैज टेकन लगाने से इसका मीनिंग ये हो जाता है। तो कुछ चीज़ें इसमें आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने इसी का ही फर्स्ट पैराग्राफ लिया है। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने इसका लिया है। दी ऑलरेडी टेंस मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इन ईस्टर्न लद्दाख हैज टेकन येट अनदर। ये सारी चीज़ें मैंने यहीं पे लिखी है, वो थोड़ा छोटे में इसलिए बड़े में लिखा है। देखो, दी ऑलरेडी टेंस मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इन ईस्टर्न लद्दाख हैज टेकन येट अनदर टर्न फॉर वर्स विद बुलेट्स बीइंग फायर्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 45 ईयर्स। इसमें क्या हुआ है, जो मैंने 1-2 लिखा है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव आ गया। ये सॉरी पैसिव नहीं, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट ही है, हैज टेकन, क्योंकि बीन आता तो पैसिव हो जाता। और इसमें यहाँ पे फायर्ड हुआ, फायर्ड बीइंग फायर्ड आया है, तो बीइंग फायर्ड ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल। तो ये चीज़ें मुझे कब पता लगी, क्योंकि मैं लगभग 2010 से, और मैं आपसे भी, मुझे लगता था कि मैं मतलब उसमें इंग्लिश पढ़ी, 9th-12th में पढ़ी थी, उसके बाद में नहीं पढ़ी, तो चीज़ें भूल चुके थे। तो बड़ी दिक्कत हुई शुरू में बहुत छोटा सा पेज पढ़ा जाता था। शुरू में ये पढ़ा जाता था, धीरे धीरे हम शुरू में इतना पढ़ा गया, फिर इतना पढ़ा, फिर इतना पढ़ना शुरू हुआ, फिर इतना पढ़ना हुआ, फिर मैं सारा, अब आप आध पौन घंटे में सारे अखबार में को आदमी तेजी से निकल जाता है। तो ये और यही न्यूज़ पे जो ये दिल्ली पुलिस SI का CPO को कभी मेरे से जो इंग्लिश का से मुझे डर लगता था, उसमें मेरे 30-40 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाते हैं यार। 30-40 क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाते हैं, सिर्फ इस न्यूज़पेपर की बदौलत, कुछ नहीं किया। हाँ, एक बार SP बख्शी की किताब जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत मेहनत की थी उसको याद करने में, और वो बहुत सारी चीज़ें उसमें से याद की थी, और वो तब की याद चली आ रही है, और वो इसमें बार बार रिपीट होती रहती है। एक्यूज, विक्टिम, फुलाना, ढिमकाना, सारी चीज़ें इसी में रिपीट होती रहती है। तो इसमें क्या है कि उन्हें दोबारा याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब मैं देखता हूँ कि यार मैं इस चीज़ को पहले करता तो शायद मेरा नंबर आ जाता UPSI में, लेकिन समय निकल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसको इस चीज़ में बोल सकती है, आप इसको कंटिन्यू करो। इसमें ये देखो, ये मैंने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया, फिर अगला पैरा लिया, अगले पैरे में फिर मैंने देखा कि इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, ये यहाँ पे फायर्ड हो गया, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इंटरमीडिएट टू लगा दिया, टू इंटरमीडिएट लगा दिया, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, ये कार्ड लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। मुझे चीज़ें पता लगने लगी, मुझे पता लगने लगा इसमें पैसिव कहाँ रहा है, एक्टिव कहाँ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ रहा है, कहाँ ये हमने पढ़ी जरूर थी, लेकिन पढ़ के छोड़ दी थी, यूज कभी नहीं किया। इस कारण क्या था कि हम इनमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थे, कहीं जाता है, ता है, ती है, ये सारी चीज़ें जब आप अखबार पढ़ोगे, इसमें यूज टू होगी ये चीज़ें, तो आप देखोगे कि आपको पता लगने लगेगा कि पैसिव यहाँ पे आया इसलिए इसका मीनिंग यह हो, अच्छा है तो इसका मतलब पैसिव से ये बदलाव होता है वाक्य में। तो चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाती है। हिंदी अनुवाद इसका ये देखो, अब आप सोच रहे हो कि हिंदी अनुवाद कैसे हो गया, कैसे किया होगा हिंदी अनुवाद मैं बताता हूँ कैसे किया होगा। ये सब उस गूगल ट्रांसलेटर की ही मेहरबानी है। जो मुझे नहीं आता मैं उसमें सर्च कर लेता हूँ। यूट्यूब, गूगल पे दुनिया भर के बेवजह चीज़ें ढूंढने से अच्छा है न्यूज़पेपर से कुछ चीज़ें सुबह आएगा, नया अखबार आता है, स्मेल बहुत अच्छी आती है, इसमें से 2 लाइनें पढ़ो, जो पूरा दिन सफल। कुछ बुक मत पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है याद करने की, कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर आया उसमें से आधा पौन घंटा उसमें 2 चीज़ें पता लगेगी आपको। मोटे मोटे हेडिंग पढ़ लो, फिर उसका जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ है उसके अंदर घुस जाओ, उसमें अंदर पढ़ लो, मीनिंग पता लगा नहीं लगा निशान लगा लो, वर्ड का मीनिंग पता कर लो, पेपर उठाओ फेंक दो, टेंशन फ्री, प्रेशर मत दो कि तुम याद कर रहे हो। आप चीज़ें देखोगे ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी, ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। अब
करना क्या है, करना मैं आपको बताऊंगा। गूगल ट्रांसलेटर का आइकन कैसा है, उसमें कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखोगे इसमें से थोड़ा सा आप अगर करना चाहो तो ये चीज़ें है। देखो पूरा इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ये है, जो हम सुबह मतलब आप ये देखो कि नर्सरी 1 से लेके फर्स्ट से लेके 12 तक की पढ़ते हैं। वे मैंने ये अभी न्यूज़पेपर के हिसाब से आपको बताया है कि इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आप उनको रिपीट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। सेंटेंसेस और वो टेंस के प्रकार कितने हैं, एक्टिव पैसिव सिंथेसिस, यही आता है। सिंथेसिस में जो पार्टिसिपल जेरेंड इन्फिनेटिव आ जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे आप चीज़ें मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट का कहने का मतलब यह है, ना भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, लेकिन अगर इनको पढ़ लोगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, आपकी शीशे की तरह चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इनसे नीचे ये पढ़ोगे, अगर पहले इनको पढ़ लो, बर्डन मत होने दो दिमाग पे, फिर पढ़ लो। पढ़ने का मतलब है आप यूज टू, इसमें अखबार में होती रहेगी ये चीज़ें। फिर कंडीशनल हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ये पढ़ लो और चीज़ें साफ हो जाएगी। फिर ये चीज़ें जो है ये ABCD में वोवेल कॉन्सोनेंट, सिंटैक्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सारा सिलेबस ये है। ये सिलेबस रियल में मैं क्यों पढ़ने को कह रहा हूँ आपको, हम सभी ने 10वीं तक पढ़ते हैं। हम 10वीं के बाद में 12th में इंग्लिश मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता हो। 12th में 11th 12th में सिर्फ क्या होता है, फिजिक्स की मोटी किताब जी, मैथ्स की 6 किताबें, इसकी केमिस्ट्री की मोटी किताब, बस उनमें घूम फिर के रह जाते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ते। और ये जो है ना, ये सिंटैक्स में क्या होता है, सिंटैक्स में होता है कि आपको बताते हैं कि बहुत सारी वो मतलब पुरानी चीज़ें होती है उसमें, जैसे आपको एन का ये आर्टिकल और मतलब सारी चीज़ें इसमें सिंटैक्स में घुसा देता है कि जो एडजेक्टिव, वर्ब से नाउन, एडजेक्टिव से नाउन, और नाउन से फिर वर्ब का कन्वर्टेशन, ये बहुत सारी चीज़ें है जो सिंटैक्स में आपको पता लगेगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो है जो मतलब 3 मतलब मैंने तो किसी को कुछ बात बताई कि मैंने किसी को कुछ बात बताई, अब मेरी बात को वो 2 आदमी, वो थर्ड पर्सन को किसी को बता रहा है, मेरी बात को सुन के मैंने उसे डायरेक्टली कोई बात बताई और वो मेरी बात को थर्ड पर्सन को बताता है, और वो जो थर्ड पर्सन है वो तो उन दोनों के बीच जो बात हुई वो तो थी डायरेक्ट, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन है जी वो चौथे पर्सन को बताता है, वो इनडायरेक्ट हुई। मतलब चौथे पर्सन को जो वो बता रहा है वो सुनी हुई बात बता रहा है, इसलिए वो इनडायरेक्ट हुई। लेकिन जिसे मैंने बताया वो जो थर्ड पर्सन को बताता है वो डायरेक्ट है। मतलब इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताने वाला जिसके साथ जो वो चीज़ हो रही है, जो वो बता रहा है, बताने वाले की मैं अपनी खुद की जो विक्टिम है उसकी वो शामिल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। टेंसेज में क्लियर होगी। एसपी बख्शी में आप टेंस पढ़ोगे, देखो कितनी अच्छी चीज़ें बताओगे। कंटिन्यूस में पास्ट इंडेफिनिटिव और पास्ट कंटिन्यूस में डिफरेंस क्या बताएगा, वो आपको टाइमलाइन के बारे में बताएगा। वो आपको बताएगा कि मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस में और ये सॉरी कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या बताएगा। क्या ये परफेक्ट में और पास्ट में जो मैं बताता था अभी क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम इनके बीच में घुसते हैं। तो ये 12 तक की सारा सिलेबस है। तो आप इनको अभी ये कंडीशनल है, जैसे कंडीशनल मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर को खासकर को यूपी में कोई पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है। इसलिए ये चीज़ें जो हमें डराने लगती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मुझे नहीं लगता कोई ये बताता हो कि भाई कि इसमें परसेंटेज इतनी है। वुड अगर लग गया तो वो सबसे ज़्यादा पोलाइट होता है, कुड उससे कम पोलाइट होता है, कैन उससे कम पोलाइट होता है। तो वो परसेंटेज मुझे नहीं लगता कोई बताता हो कि परसेंटेज इसमें इतनी परसेंटेज होती है, इसमें इतनी परसेंटेज होती है। और अगर कोई बोलता है में भी मतलब पोलाइट होता है, और विल में भी जो सबसे कम होता है वो विल में होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब नहीं बताता कोई। ये आपको कहाँ मिलेगी, ये सब गूगल पे मिलता है।
आप जाओगे गूगल करो, ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे पड़ी मिलेगी। जब भी टाइम मिले आपको न्यूज़पेपर में कहीं भी फंसो, उसे गूगल कर लो, गूगल धड़ बताएगा आपको। यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें मैं ये करूँगा, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको चीज़ें यूट्यूब पे दिखाई देगी। अब आपको ये ज़रूरत नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर में कहीं फंस गए तो चलो किताब उठाओ। अब कौन किताब उठाएगा, कौन डिक्शनरी उठाएगा, कौन उसमें ढूंढेगा, कुछ नहीं करना। सिर्फ वहीं के वहीं जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो। दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हो यार, तुम क्या क्या कर रहे हो, वे चीज़ें सर्च करो करने की। न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई चीज़ नहीं आ गई उसे सर्च करो। तो ये था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं यह कहता हूँ इंग्लिश सिलेबस इससे बाहर नहीं है। आप एक एक चीज़ को सर्च करें, सेंटेंस, टेंस, एक्टिव, पैसिव, सिंथेसिस, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता ही है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को ये हो गए, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये हो गए इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में। वोवेल कॉन्सोनेंट आपको पता ही है। सिंटैक्स आपको जाके देखो क्या होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत मिनिमम यूज है, ये सबसे लेंथी होता है। ये आप देखोगे ये सबसे लेंथी चीज़ है और ये सबसे कम आती है, सबसे कम आती है न्यूज़पेपर में। इससे इसका यूज ये मैंने जो जैसे न्यूज़पेपर में चीज़ें यूज होती है उसी हिसाब से लिखा है। न्यूज़पेपर में जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस और टेंस आते हैं, फिर एक्टिव, पैसिव का और सिंथेसिस का यूज सबसे ज़्यादा इन तीन चीज़ों का यूज होता है। उसके बाद कंडीशनल का, मॉडल का, उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच का आपको अगर अंदर घुसना है तो, और इनका यूज बहुत कम होता है। ये आपको मतलब इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिखा, ये तो ना के बराबर होता है बिल्कुल। तो दोस्तों आज की यही मैं इंग्लिश के बारे में यही बताना चाहता था, खासकर बिगिनर के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं। डरो मत, घुसो इसमें, एक चीज़ में एक्सपर्ट होने की कोशिश मत करो। जितनी मेहनत आप उसमें करोगे, अगर इतनी मेहनत मैथ्स को जो बेसिक है, बेसिक का मतलब है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो उनके चैप्टर डाले हुए हैं, सिर्फ वही आपके लिए एनफ है। ज़्यादा कुछ उसमें मत घुसो। उससे बेटर है कि आप इंग्लिश में मेहनत करो। इंग्लिश में से डरो मत, इंग्लिश में मेहनत करो। इंग्लिश में इतनी मेहनत करो तो आपके चारों पार्ट तैयार हो जाएंगे और जो उनकी सरल चीज़ें हैं आप उनको अप्रोच करने में सक्षम हो जाओगे। धन्यवाद।